योजना विश्लेषण के जनवरी माह के अंक में हम उसके तीसरे पार्ट को देखेंगे। इसमें हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर देखेंगे जिनका चर्चा जो है हमारी योजना में किया गया है। अभी तक हमने जो चर्चा देखी है, पार्ट 1 में हमने देखा है, संपादकीय देखा है, जन विश्वास अधिनियम जो लाया गया है 2023 उससे जुड़ी हुई बातें देखी है, और एक आर्टिकल देखा था कि कैसे जन विश्वास अधिनियम किस मानसिकता के कारण लाया गया था, यानी जनता पर विश्वास करने की मानसिकता। दूसरे पार्ट में हमने अभी तक जो पहले पार्ट में जो भी आर्टिकल थी वो विभिन्न सरकारी विभाग के उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा लिखी गई थी, यानी सेक्रेटरी लेवल थे या कोई एनक्लेड के कोई मेंबर थे। लेकिन जो दूसरे पार्ट में जो पहला आर्टिकल था वह भी विनियामकी क्षेत्र में इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन यानी रेगुलेशन को कैसे बेहतर और व्यापार में कैसे आसानी के बीच संतुलन बनाने के लिए जो है जन विश्वास अधिनियम कैसे भूमिका अदा करता है, और भारत का उद्योगपति या उद्योग संघ क्या चाहता था, क्या उसकी डिमांड थी, कहाँ तक उसका फुलफिल किया गया और क्या आगे किया जाएगा, उस पर चर्चा थी। और जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसमें वह था भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता, खासतौर से वैश्विक स्तर के जो विदेशी फिल्में हैं उनको भारत में फिल्म निर्माण करने के लिए बेहतर माहौल दिया जाए, क्योंकि जो भारत का ये ऑडियो विजुअल क्षेत्र है उसको चैंपियन सर्विस इंडस्ट्री के रूप में मान्यता मिली है, और यह कहीं ना कहीं इसके कई गुना जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख चुके हैं। हमारा जो तीसरा और अंतिम पार्ट है इसमें हम दो प्रमुख मुद्दों पर देखेंगे। ये दोनों एक सरकार का पहल है, ये थोड़ा सा जन विश्वास से अलग था इसलिए इसको अलग पार्ट में किए हैं। पहला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यह कहीं ना कहीं जो सरकार, उसमें सरकार में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की जो खरीद होती है, जो विभिन्न सारी चीज़ें वो खरीदते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, भारत में लोगों की आवश्यकता के लिए, और ये खरीद कोई छोटा मोटा नहीं रहता, कई बार 20 से 30% जीडीपी के चला जाता है। उसको लेकर एक जो कहीं ना कहीं वो कियास्क था, यानी कहीं ना कहीं उसमें जो कई सारी खामियां थी, जिसके कारण जो है जो विक्रेता था वो औने पौने दाम लेता था, और जो बेचने वाला था यानी जो विक्रेता था उसको जो खरीदने वाले यानी जो सरकारें थी उसको औने पौने दाम में उसको खरीदना पड़ता था, और जो विक्रेता था उसके लिए दिक्कत ये थी कि उसका पैसा फंसता था, उसको पैसा समय से नहीं आता था, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार और मनमानी और भाई भतीजा वो सारी चीज़ें चलती थी। उसको दूर करते हुए ई गवर्नेंस के रूप में ई मार्केट प्लेस लाया गया, और उसने काफ़ी कुछ सफलता यहाँ की उसने अमेजन और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा की जो है उस पर खरीदारी हुई है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। दूसरा जो सुधार है वो जीएसटी सुधार है, और जब जीएसटी लाया गया था तो याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है एक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था और कहा था कि एक नवीन शुरुआत हो रही है आर्थिक और कर प्रणाली में, क्योंकि यह एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था है, और कहीं न कहीं शुरुआती समस्याएं आई, इसके बावजूद भी इसने जो है एक अच्छा माहौल तैयार किया, और इसने भारत में व्यापार सुगमता को यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आइए हम इन्हीं दोनों आर्टिकल को समझते हैं कि कैसे इन दोनों आर्टिकल ने भारत में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए इसमें लिखा है इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। इसका मोटो है इफिशिएंट मतलब कार्यकुशल, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, इंक्लूसिव मतलब समावेशी। यानी ये जो व्यवस्था है वह कार्यकुशल भी है, पारदर्शी भी है और समावेशी भी है। यानी इसमें कार्यकुशलता का मतलब क्या होता है, कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आना, ये कार्यकुशलता कहलाता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो ओपन हो, वो लोगों को उपलब्ध हो, यानी लोग उस तक जान सके, उससे जुड़ी हुई व्यवस्था, उससे जुड़ी कैसे क्या हो रहा है ये आम लोगों के सामने हो, और ये ई माध्यम से आम लोगों के सामने रहता है। और इंक्लूसिवनेस यानी समावेशता, यानी उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हो। अब यहाँ पे जो इसमें जो समावेशता से है कि इसमें स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, महिला से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह, ऐसे बहुत सारे समाज के जो औद्योगिक क्षेत्र के छोटे बड़े जो भी बहुत समूह हैं सब इसमें उसकी भागीदारी ये बढ़ावा देता है। ठीक है,
और इसको जैसे हम आप बताएं कि हम हमेशा जो है अपने आर्टिकल्स को कई सारे टुकड़ों में एनालिसिस है, चूंकि हम योजना नहीं पढ़ाते हैं, योजना का विश्लेषण करना सिखाते हैं। और विश्लेषण का अर्थ होता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हों, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हों, या क्वेश्चन में भी अगर हम कोई विश्लेषण है तो हमें करना भी चाहिए, उसको हम क्या करें कि ज़रूरत के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट वाइज, जो उसके कई पार्ट में बांट के उसको समझें, उसको व्याख्यायित करें, फिर उसको एक संश्लेषित या एक एकीकृत रूप देकर हम अपना पूर्ण करें। तो इसमें जैसे है कि हम परिचय बताएंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बताएंगे, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति के बाद कहाँ तक इसका विकास हुआ है, इस जेम पोर्टल ने कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की है, क्योंकि एक्चुअल में ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो योजना अंक है उसी में ये लिखा गया है। तो निश्चित रूप से हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इसने व्यापार करने की सुगमता में क्या जो है सुझाव दिया है, और अंततः इसका भविष्य के लिए क्या रोड मैप है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हम समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं परिचय के बारे में। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक खरीद का हिस्सा लगभग 20 से 25% है। ठीक है, आप देख लीजिए जितने रोड बन रहे हैं, जितने पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं, सरकारें चल रही हैं, सभी स्तर की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त, भाई आप सड़क बनाओगे तो सड़क में बनाने के लिए तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, निजी क्षेत्र करा लेकिन वो भी तो सप्लाई ही है। तो ऐसे में जो है पूरा सरकारी खरीद जो है, सार्वजनिक खरीद 20 से 25% जीडीपी का होता है, और ये वस्तुएं और सेवाएं सरकारी कार्यक्रमों को जीवन देती हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं पढ़ने आए होंगे या घर में ही रह रहे होंगे, तो घर में जो सरकार, जो घर वाले जो सामान खरीदते हैं या आप जो सामान खरीदते हैं उसके लिए पैसा खर्च होता है, लेकिन वो पैसा खर्च करना जरूरी होता है, क्योंकि बगैर उसके आप काम कर नहीं सकते। जैसे कोई उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए भी सामान खरीदने की पड़ेगी। अब सड़क बनाना है तो सड़क बनाने के लिए गिट्टी खरीदनी पड़ेगी, सीमेंट खरीदना पड़ेगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तो पड़ेगी ना खरीदने की, बिना ऐसे ही थोड़ी ना सड़क बन जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये जो सरकारी वस्तुएं और सेवाएं हम खरीदते हैं, सेवाएं कैसे खरीदते हैं, जो हम टेंडर, जो हमने टेंडर दिया उसके लिए जो निर्माण करदायी संस्थाएं हैं वो अपनी सेवाएं भी देती हैं। तो इस तरह से हम इन कार्मिकों को जीवन देती है। ऐसी स्थिति में कुशल सार्वजनिक खरीद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यानी कि अब सोचिए कि जो सार्वजनिक खरीद है इतना बड़ा पैमाने पर होता है, ऐसे में अगर सार्वजनिक खरीद की व्यवस्था कुशल न हो, इफिशियंट न हो, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जा सकती है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये इससे पूरा खरीदारी नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो अपनी शुरुआत जो हुई थी इसकी 2016 में, उसमें से अब तक 60,000 करोड़ रुपए की ज्यादा से सरकारी धन की बचत में मददगार किया है। कि इसने अपनी शुरुआत से अभी तक 60,000 करोड़ रुपए की बचत की है। यानी जैसे पहले चलता था, अगर उसी तरह से चलता रहता तो 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते। तो कहीं ना कहीं ये इसकी सफलता के बारे में बता रहा है। ठीक है, और अगर इसने देखा जाए तो इसने बेहद कम समय में ही दक्षिण कोरिया के कोनेप्स और सिंगापुर के जेबिज जैसे सार्वजनिक खरीद प्लेटफार्मों को भी विभिन्न पहलुओं में पीछे छोड़ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जेम पोर्टल के उपलब्धियों के बारे में है। जरा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जेम पोर्टल क्या है। तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस या जेम, इसको ऐसे लिखते हैं GEM। ठीक है, हिंदी में जेम भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, चल जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या सरकारी मार्केट प्लेस की परिकल्पना समावेशी विकास, अभी उसमें देखे थे ना तस्वीर में, इंक्लूसिव था, एफिशिएंट था, ट्रांसपेरेंट था, तो वही समावेशी विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन यानी ट्रांसपेरेंसी, और व्यवसाय सुगमता, ईज ऑफ डूइंग के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को अमल के लाने के मकसद से लाया गया है। और यह वाणिज्य विभाग के अधीन कंपनी कानून की धारा, कंपनी एक्ट जो है उसके धारा के तहत विशेष उद्देश्य साधन, स्पेशल पर्पज व्हीकल है। स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कोई ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, और यह विशेष उद्देश्य क्या है, सरकारी खरीद फरोख्त करना। ठीक है, और अगस्त 2016 में स्थापित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक विश्व स्तरीय मजबूत डिजिटल पोर्टल है, जो विभिन्न केंद्रीय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों की जो है, इनको वस्तुओं और सेवाओं को शुरू से अंत तक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। एक्चुअल में जैसे अब हम आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से तो पाला पड़ता ही है, उसी तरह की ये पोर्टल है। उस पर सरकारें खरीद करती हैं, उसमें जो सप्लायर है
वो रजिस्टर्ड होते हैं, कई सारे सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं, वो अपनी अपनी वस्तुओं को बताते हैं और फिर उसमें से जो कीमतें और सारी चीज़ें देख के फिर जो है सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वहाँ से खरीदारी करती हैं। इस पोर्टल से क्या हुआ कि सरकारी खरीदारों को एक ऐसा पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जहां वे एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से देश भर के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से सीधे उत्पाद और सेवाएं खरीद सकती हैं। और पोर्टल ने सामर्थ्य, क्षमताओं और कार्यात्मकताओं का विस्तार करके देश में सरकारी खरीद में एक आदर्श बदलाव लाया है। ठीक है, अब यह है कि सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल समाधान की आवश्यकता क्यों थी। तो देखिए, जब सरकारी खरीद पहले थी, आप कह सकते हो ना, टेंडर और वो सारी प्रणाली जो है वो जिसमें सामान खरीदना है और सामान खरीदने के लिए नहीं पता है तो कोई मनमाना दाम दे रहा है, सेटिंग करके मनमाना दाम दे रहा है। और जो सप्लायर है उसके लिए भी ये दिक्कत थी कि उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, या सामान उसका बेचा जा सके, उसको लेकर कितना वो घूस या भ्रष्टाचार चलता था, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पहलू था, यानी कि खरीदार जो है उसको, खरीदार मतलब क्या थे, सरकारें थी। अब सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSUs ये सारी थी, उनको बेईमान विक्रेताओं से महंगे दामों पर घटिया सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था और विक्रेताओं को भी पैनल में शामिल होने और समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों की दया पर दर-दर भटकना पड़ता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। ऐसे में जो ई मार्केट प्लेस आने के बाद ये सारी चीजें, तो ऐसे में एक जरूरत आई कि यार एक ऐसी चीजें आए कि जो जहां पे सार्वजनिक, मतलब एक सार्वजनिक स्तर पे यानी पारदर्शी तरीके से हो, जो विभिन्न सारे विक्रेता हो, वो जो भी सामान बेच रहे हैं एक ऐसा उनको पता हो कि हाँ भाई हम ये चीजें इतनी इतनी सस्ती दरों पे दे सकते हैं, तो खरीदने वाले जाओ, उसमें से आप ले लो। और उसमें सब कुछ पेपरलेस है, डिजिटल माध्यम से है, कॉन्टैक्टलेस है। तो जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का कोई जो है व्यवस्था उसको बनती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं खरीद प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ऐसे में जेम्स की उत्पत्ति होती है सरकारी ई मार्केट प्लेस की, और यह स्थापना देश के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, मजबूत और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। और इससे डिजिटलीकरण हुआ, उच्च प्रक्रिया दक्षता आई, सूचना का प्रसार हुआ, पारदर्शिता आई और इससे उच्च स्तर का विश्वास इसने पैदा किया और परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा और बढ़ी और बचत भी अधिक हो गई। ठीक है, यानी इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब लोगों को पता है कि यार, सबके पता है, कोई 10 रुपए में चीजें बेच रहा है, कोई 8 रुपए में तैयार है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इससे क्या हुआ कि बचत भी बढ़ी। कैसे? क्योंकि लोग एफिशिएंट तरीके से काम करने लगे और जो विक्रेता है, जो खरीदार है, खरीदार कौन है, सरकार है। सरकार कौन है, सरकार जो भी खरीदती है उसका सारा पैसा हमारे जेब से जाता है टैक्स के रूप में। तो सरकार कोई एलियन नहीं है। ये मानसिकता जो हमारी थी, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार एक अलग थी, क्योंकि वो एक औपनिवेशिक सत्ता थी। वो सरकार का विरोध अभी तक हमारे साथ चला रहे। यार सरकार ठीक है, हमने आजादी के बाद भी बहुत सारे सरकार के लोग या सरकार के नुमाइंदे जो हमारे चुने गए थे या जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी सोच अभी वैसी ही है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि तब भी हमारे जेब से ही पैसा जाता था, अब भी जो भी कुछ होगा हमारे जेब से ही जाएगा। इसलिए हमें जो भी सरकार का बचत हो रहा है तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए है। और बचत ये नहीं कि सरकार गुणवत्ता खराब करके बचत कर ले ना, कि 100 रुपए की स्टील है तो उसके जगह 10 रुपए की स्टील लगा के, वो भी एक तरीका है, लेकिन नहीं, वो नहीं। गुणवत्ता को बगैर कंप्रोमाइज किए, बगैर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कार्य चल रहे हैं उसको प्रभावित किए, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए, अगर एडिशनली हमें लाभ हो रहा है तो वो व्यवस्था बेहतर है। तो जेम ने हमें लाभ दिया और साथ ही इस समावेशी दृष्टिकोण से एक खुला और विविध सार्वजनिक खरीद बाजार तैयार किया है। इसमें स्टार्टअप भी आए, SME सेक्टर भी आई, महिला उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को भी एक समान अवसर प्रदान हुआ। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं समावेशी विकास को भी लाया, विकास की दशा। इसके तहत जो है अभी देखिए कि जब ये पहले वर्ष अगस्त 2016 में खुला था तो जेम के जरिए 420 करोड़ रुपए का कुल सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया गया था। 2020-21 में ये आंकड़ा 38,000 करोड़ का, 38,000 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई थी उस पे, मतलब खरीदा गया था सामान। 21-22 में ये 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। 22-23 में
इसमें से वृद्धि हुई और ये 2 लाख करोड़ रुपए का 22-23 में पिछले 2 लाख करोड़ रुपए का सामान, और 2023-24 जो भी चल रहा है उसमें जेम 3 लाख करोड़ का सकल ब्याज जो है आंकड़ा पार कर गया है, और ये अभी चल रहा है, मार्च तक चलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे ये जेम पे खरीद फरोख्त जो है, सार्वजनिक खरीद ज्यादा से ज्यादा जेम के जरिए होने से इसके लाभ भी मिलेंगे, तभी तो 60,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ है। जेम पोर्टल द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा कैसे मिल रहा है उसको देखिए, क्योंकि इसके तहत जेम पोर्टल सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को एक ही मंच पर जोड़ देता है कि भाई जो तुमको सामान खरीदना है और तुमको बेचना है, आओ जुड़ जाओ। तो उससे क्या होता है कि विभिन्न सारे लोग जो पहले उनको अपने सामान बेचने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दर दर घूमना पड़ता था, अब वो आसानी से अपने सामान को अब अपनी गुणवत्ता और अपने कॉम्पिटिटिव दाम के द्वारा ही सरकार से खरीद के लेकर जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं। पहले उनको क्या, उनको मेहनत करना पड़ता था एक्स्ट्रा बहुत सारी, अब क्या कहवाओगे हमसे ये सब चीजें, ठीक है, अब वो लाभ मिल रहा है। जेम ने लागत कम करके दक्षता बढ़ाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति ला दी है, ठीक है। दूसरा, जेम ने महिला उद्यमियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एसएमई सेक्टर्स और स्टार्टअप सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाया है, क्योंकि वो अपने सामान को वो अभी भी बेच सकते थे। पहले क्या होता था कि सरकार से कुछ ही, सरकार के कुछ अधिकारियों नेताओं के साथ कुछ लोगों की डीलिंग रहती थी, वो उत्पादन करते थे या नहीं करते थे, वो कई सारे वेंडरों से खरीद के महंगे दाम में सरकार को बेचते थे, कुछ हिस्सा अपने रखते थे, कुछ हिस्सा जो सरकार के जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं उसको देते थे। नुकसान किसको होता था? सरकार को होता था, यानी हमारे एक्सचेकर को होता था। लाभ किस, और जो बेचने वाला होता उसको, बीच के लोग उसको खूब मलाई खाते थे। इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी अपना सामान बेचने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू ही है। अपनी चीज़ों, अपनी गुणवत्ता, जो चीज़ें 100 रुपए में, उन्हीं की चीज़ें 10 रुपए की चीज़ें 100 रुपए में बेची जा रही है, वो 10 रुपए की चीज़ अगर वो 15 रुपए में भी बेचने में सक्षम हो जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनका 50% लाभ हो गया। और अगर सरकार जो 100 रुपए की चीज़ थी अगर वो 15-20 रुपए में उसको मिल जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हो सकता है इतनी सारी मैं जो बातें कह रहा हूँ इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन हो तो रहा है, तभी 60,000 करोड़ का इसमें कम से कम लाभ हुआ है, ठीक है। जेम और बाकी जेम की प्रक्रिया, पंजीकरण प्रक्रिया है, आसान हो गई है, इसमें सुविधा है, न्यूनतम डाटा प्रविष्टि करनी पड़ती है। जेम ने विवादों से विश्वास 2 नामक एक संविदात्मक विवाद की शुरुआत की है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए एक बेहतर सुविधा है। यानी कि कहीं कोई विवाद हो गया, खरीदार कौन है? सरकार है, और जो विक्रेता है उनके बीच में कोई विवाद है तो उसके लिए एक जो है विवाद से विश्वास नाम का एक पोर्टल चला है। जेम सहाय नामक एक व्यवस्था है जो एसएमई और स्टार्टअप के सामने आने वाली ऋण की समस्या है उसको, जैसे जेम से रजिस्टर्ड है, उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, आपका सामान बेचना खरीदना हो रहा है, तो आप ये जेम सहायक के रूप में उनको ऑनलाइन के रूप में ही ऋण लेने की भी व्यवस्था हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उनके व्यापार करने को जो पूंजी चाहिए होती है वो पूंजी भी उपलब्ध हो जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं व्यापार की सुगमता बढ़ रही है। भविष्य के लिए रोड मैप देखिए, जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म विकसित हो रहा है और महत्वपूर्ण सुधार ला रहा है, यह विकास के अगले पड़ाव को शुरुआत कर रहा है। इसमें राज्यों की खरीद प्रक्रिया में भी बदलाव आता जा रहा है। जेम का रणनीतिक फोकस सभी स्तरों पर सरकारी खरीदों को अपने मजबूत ई खरीद बुनियादी ढांचे में एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करना है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा राज्य अब जेम के माध्यम से खरीदने के लिए भी जो है शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें अब क्या है कि जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं तो जेम ने क्या कर दिया, जेम का खरीदार विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र और उसका कामकाज थोड़े समय में ही अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के मिले जुले दायरे से भी दोगुना बड़ा हो गया। यानी अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट में जितना सामान खरीदा बेचा जाता था उससे ज्यादा, उसका दुगुना जो है जेम पे खरीदा बेचा जाने लगा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी उपलब्धि रही है, और एक ऐसी अवसंरचना है जो सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। डाटा एकत्र करने के साथ ही सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं के शुरुआत से अंत तक की गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है, और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म अपने कामकाज के सुधार में भी लगा हुआ है, और जो नई नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, जैसे अब इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए उसको अपनाने के लिए भी ये है कि ताकि पारदर्शिता आ सके, कार्यकुशलता बढ़ सके और समावेशिता बढ़ सकते, जो कहीं ना कहीं जेम पोर्टल का क्या है, उस पर लिखा हुआ 3 मोटो है, इफिशियंसी,
ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, पारदर्शिता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, समावेशिता, इनको बढ़ावा देने के लिए जो नवीन प्रौद्योगिकियों की जरूरत है उसको भी ये अपनाने के लिए लगातार लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, जब वस्तु और सेवा कर अगर आप समझें तो पहले जो हमारे यहाँ कर प्रणाली थी उसके पहले समझिए कि हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो संघीय व्यवस्था है ना, फेडरल तो नहीं, फिर भी हम मान लो कि परिसंघीय व्यवस्था है जिसमें 2 स्तर की सरकारें हैं। हालांकि ये बाद में तीसरा भी स्तर आ गया पंचायती राज के बाद, लेकिन मोटे तौर पे 2 स्तर की सरकारें हैं, एक केंद्र स्तर की सरकार, दूसरे राज्य स्तर की सरकार। और सरकार कुछ काम करती है तो काम करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसे चाहने के लिए उनको पैसा आता कहाँ है, लोगों से ही आता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या जो लोग होते हैं उनसे ही आता है। तो एक जो व्यवस्था बनी हुई है कि एक तो जो लोगों से डायरेक्ट पैसा लिया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें इनकम टैक्स है, कंपनियों से लिया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये दोनों जो है भारत सरकार के पास दे दिया गया है। ठीक, और जो कृषि आदि आय से कर था ये राज्यों को दे दिया गया है। तो ज़्यादातर राज्य सरकार कृषि किसानों से, बेचारे वैसे ही हमारे किसान परेशान हैं, वो है राज्यों के पास लेने का कृषि आय पर कर, लेकिन वो नहीं लेते, इसलिए देखिएगा कृषि आय इनकम टैक्स से फ्री है। ठीक है, तो ये है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स था, जिसमें कर लगाया किसी और पे जाता है और वसूला किसी और पे जाता है। ठीक है, लगाया जाता है कंपनियों पे, उत्पादककर्ता पे, उत्पादन शुल्क के रूप में, वसूला किससे जाता है, आम उपभोक्ता से। वैल्यू एडिशन वैट के रूप में लगाया जाता है किससे, जो उसको बीच के बनाने वाले हैं वो राज्य सरकार लगाती है, वसूला किससे जाता है, आम लोगों से। सर्विस टैक्स के रूप में लगाया जाता है, वसूला किससे जाता है, राज्य टैक्स से। तो ऐसे ही बहुत सारे टैक्स थे, उत्पाद कर थे, वैट थे या वैल्यू एडिशन टैक्स था, सर्विस टैक्स था, चुंगी, बहुत सारे कर थे। और इतना उलझाव था ना कि इस कर प्रणाली में ही जो है बहुत समय लगता था, खासतौर से लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती थी। और कई कर पे, अब जैसे जो जीएसटी, जैसे पहले जीएसटी के पहले क्या था कि मान लो 100 रुपए की चीज की उत्पादन लागत आ रही बिना करके, उस पे 20% या 10% का लगा उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, अब वो हो गया 110 रुपए का। अब वो वस्तु जब राज्य उस पर वैट लगाती है तो वो पूरा 110 रुपए पे लगाती थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें महंगी हो जाती थी, क्योंकि उसको तो 110 रुपए के मूल्य पर मिलता था। तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अंतिम रूप से जो है राज्य का कर तो जो बढ़ता था लेकिन महंगी हो जाती थी। उससे क्या होता था कि बहुत सारा जो है कर की चोरी होती थी और चीजें महंगी होती थी और इसमें समस्या आती थी। तो सरकार ने कहा कि यार ऐसा करो, पूरा भारत एक है, हालांकि राजनीतिक दृष्टि से फेडरल है लेकिन पूरा भारत एक है, तो ऐसा करते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं इनको मिला के एक जीएसटी बना देते हैं। तो वही गुड्स और सर्विस टैक्स बन गया। वो एक ही तरह की कर है, जिसमें एक कर की प्रणाली है जिसमें कई करों के अलग अलग दर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कर है कि सबको एक नहीं, उसमें जैसे जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं, उनको उनके आधार पर कर है, उसमें राज्य और केंद्र का अपना हिस्सा होता है। और उससे क्या होता है कि जो टैक्स पे टैक्स लगता था ना वो बच गया, जो करों से लोग बाहर रह गए थे अब वो करों के दायरे में आ गए हैं। इससे क्या हुआ है, सरकार की आय भी बढ़ी है, लोगों का जो व्यापार करने में सुगमता इसलिए बढ़ी है कि कहीं ना कहीं इनको जो पहले डर लगा रहता था कर चोरी का और इस तरह का, या समय ज्यादा लगता था, ये सारी चीजें बची है। आइए इसको हम जरा सा संक्षेप में देख लेते हैं। परिचय। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा से, यह इसकी भावना थी, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आजादी के बाद वस्तु और सेवा कर जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में लागू किया गया सबसे बड़ा सुधार है। इसलिए देखिएगा कि ये जब लागू किया गया था तो संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया था जिसमें दोनों सदन और वो संविधान भवन में इकट्ठे हुए थे। और वहां पे वो एक अलग दिन, क्योंकि देखिए वहां पे जो संघीय व्यवस्था है वो तो चल ही रही, लेकिन उससे अलग एक व्यवस्था लाई गई थी जिसमें केंद्र राज्य दोनों लोग जो है कोऑपरेटिव रूप से करके एक व्यवस्था पे सहमत हुए थे। ठीक है, और इसके लागू होने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो गए हैं। जैसे अब पेट्रोलियम उत्पादों और कुछ राज्यों में अपना जो है एक्साइज ड्यूटी है तो वो अलग से है, जो वस्तुएं इसमें शामिल हैं वो सब जीएसटी में आ गए हैं। कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है, वो राज्यों की जरूरतों और केंद्र सरकार की जरूरतों के आधार पे है। ठीक है, इससे आर्थिक अवरोध कम हुए, राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल गया। ठीक है ना।
नतीजा यह हुआ कि अब जब यह हुआ तो हुआ कैसे, इसका फायदा देखिए कि जब से जीएसटी लागू हुआ है 6 वर्षों में, जीएसटी का कर आधार यानी जब वो लागू हुआ तो 67,80,000 जीएसटी में, मतलब जो लोग कर देते थे कंपनियां या सर्विस इंडस्ट्री या इस तरह की जो छोटे मोटे जो भी है ना, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 1,40,00,000 हो गया है, यानी लगभग दूना से ज्यादा हो गया है 6 सालों में कर का आधार। और अप्रैल 2023 में यानी पिछले साल अप्रैल 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया था, जो जब से लागू किया तब से ये हाईएस्ट है। और जैसे इसमें नवंबर 2023 का मासिक राजस्व ये भी 1,67,000 करोड़ रहा है, और इसमें साल दर साल देख रहे हैं कि वार्षिक वृद्धि जो है लगभग 15% की वार्षिक वृद्धि जीएसटी में हो रही है। तो कहीं ना कहीं कर दायरा भी बढ़ रहा है और कर देने का जो है वो चीजें भी बढ़ रही है। तो सरकार को तो आय बढ़ रहा है, लेकिन इससे व्यापार करने को क्या फायदा हो रहा है वो भी तो देखें। तो इसमें यह है कि कर के मूल्य पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव, जैसे कि क्या भाई बताया ना कि जैसे 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए उसमें उत्पाद शुल्क रखा, अब आगे जो जाएगा तो उसमें पूरा 110% पे टैक्स दिया जाएगा, वह अब बच रहा है। जीएसटी ने इसको बचा के जीएसटी ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल सुगम बनाने के उद्देश्य से बाजारों में स्पर्धा की भावना विकसित की है। जीएसटी अनुपालन को कम करने, इससे क्या हुआ कि जो अनुपालन है वो कम करने, यानी उसके टैक्स को लेकर जो सारे लायबिलिटीज थी उसको कम किया है। राज्यों में माल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने, कानूनी प्रक्रियाओं, कर की दरों, सामान्य परिभाषाओं, इंटरफेस को माल और सेवा कर नेटवर्क के माध्यम से सुगम बनाने पर केंद्रित है, जिसके कारण जो कंपनियां हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम अपने उत्पादक गतिविधियों पर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो इसका लाभ हो रहा है ना जो लॉजिस्टिक में आता था, कई सारे करों की जो है, अब जैसे एक कोई ट्रक जा रहा है सामान लेके, 10 राज्यों की सीमाएं हैं, अब उस पर हर राज्य में अभी भी है, लेकिन वो समय काफी बच गया है। क्यों? क्योंकि अब सारा चीज ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें रहती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, हर राज्य अपना अपना चेक करता था, और उसमें जो समय जो लॉजिस्टिक लागत बच जाती थी वो कहीं ना कहीं व्यापार करने की सुगमता को प्रभावित करती थी। और सबसे बड़ी बात यार, जो ना जो कर के चोरी का डर लगा रहता था उद्योगों पर, खासतौर से छोटे पर, वह उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए दुष्प्रभावित करता था। ठीक है, इसमें जो एक कंसल्टिंग फर्म है उसने एक सर्वेक्षण किया, उसने कहा कि जीएसटी के बारे में करीब 70% बिजनेस लीडर्स ने बढ़ती हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी 70% जो बिजनेस लीडर्स हैं वो मानते हैं कि जीएसटी ने कारोबार करने में सुगमता दी है, और इसमें सभी आकार के कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग जीएसटी का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ये कहा गया ना कि जीएसटी आने से एमएसएमई सेक्टर समाप्त हो गया, शुरुआत में प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से पड़ा, लेकिन वह उस प्रभाव वो लाया इसलिए नहीं गया था कि वो प्रभाव पड़े, उनको एक औपचारिक क्षेत्र में लाने की क्रिया होती है कि आप एक रेगुलराइज चीजें हो जाए, उसके बहुत सारे लाभ है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे तो आप उसको समझेंगे कि उसके बहुत सारे सकारात्मक लाभ होते हैं। लगभग 88% एसएमई प्रतिनिधियों ने माना कि वस्तु कर की लागत कम होने का तथ्य स्वीकार किया, और इसका श्रेय जीएसटी व्यवस्था की अधिक समानता पर आधारित व्यवस्था है। यानी कहीं ना कहीं ये सर्वेक्षण बता रहा है कि जीएसटी लागू करने से कर में सुधार हुआ, और उससे उनको व्यापार में सुगमता हुई, आसानी हुई, लाभ हुई। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो हमारा ईज ऑफ डूइंग, जो विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक निकालता था, उसमें भी भारत की स्थिति और कारणों से, लेकिन कर सुधारों से भी बेहतर होना शुरू हो गया है। क्यों? देखिए, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक ने देशों का आकलन करने में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मानदंडों में देश की कराधान प्रणाली को भी अहम माना है। और इसमें देखिए कि इसकी स्थापना जब 2014 में हुई थी, तो भारत 142वें स्थान पे था, 2018 में 77 स्थान पर आ गया, और 2019 में भारत 63वें स्थान पे प्राप्त कर लिया था। बाद में खैर इसको तो बंद ही कर दिया, लेकिन फिर भी ये बताता है कि कैसे जीएसटी के कारण जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का बिजनेस इंडेक्स में भारत का सूचकांक बढ़ रहा, यानी भारत बेहतर काम कर रहा था। जीएसटी में कंप्यूटरीकरण का महत्व देखिए, जीएसटी प्रणाली में जो आसान हो रहा उसमें सबसे ज्यादा जो कहीं योगदान है वो कंप्यूटरीकरण प्रणाली है। इसने क्या कर दिया ना, इसने पेपरलेस चीजें कर दी, और जो जीएसटी दाखिल करने से लेकर जो उद्योगपति है अब उसको जो है
कर संस्थाएं हैं उनके यहाँ अब चक्कर नहीं लगाना है, उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं रहा। जब कांटेक्ट नहीं होगा तो व्यापार करने में अपने आप सुगमता होगा, क्योंकि वो अपना समय क्या करेंगे, व्यापार को देंगे और भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। शुरू में ये लगाने में, कंप्यूटरीकरण करने में, समझने में समय लगा, लेकिन बाद में ये चीजें उनको आसान लगने लगी। इसीलिए एसएमई सेक्टर ने भी माना, 88% एसएमई सेक्टर ने माना कि इससे उनके काम में, उनके व्यापार करने में आसानी हुई है। ठीक है, जीएसटी सुधार एवं व्यापार सुगमता को आगे का रास्ता, तो ठीक है, इसको लेकर उद्योग और व्यापार डीपीआईटी इसके लिए आगे चल रही है। और नई कर प्रणाली जीएसटी अपनाने से आए शुरुआती झटकों के बावजूद इससे कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में और सप्लाई चेन की कुशलता सुधारने की दृष्टि में अहम बदलाव आया है। करदाताओं के लिए नियम परिपालन का बोझ कम करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और ये लगातार चीजें चल रही है। ठीक है, और इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर जो सुधार किए गए उसकी पीछे की असल भावना, उसके क्रियान्वयन तथा करदाताओं पर उसके अपेक्षित प्रभाव में कोई कसर या कमी नहीं करना है। ठीक है, जीएसटी तंत्र की अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं और नुकसान काफी कम है। और जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल है जो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों का है, वो मिलकर लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कैसे जीएसटी को अधिक से अधिक व्यापार सुगमता के अनुकूल बनाया जाए, अधिक से अधिक उसमें बेहतरी लाई जाए। ठीक है, और इन सब का प्रभाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यापार करने में सुगमता हो रहा है। ठीक है, और आप देखिएगा, अगर आपको वैश्विक प्लेयर बनना पड़ेगा तो आपकी कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि पारदर्शी हो, एक समान हो, जिसका लाभ आपको मिलेगा। अभी नहीं, अभी मिलना शुरू हो गया है, आगे और भी मिलेगा। क्यों? जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्वाड पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेक्टिव। इसके जो 4 पिलर हैं उसमें एक पिलर है कर क्षेत्रों में रिसाइलेंस। जो कर प्रणाली है वो रिसाइलेंस होना चाहिए, उसका पारदर्शी होना चाहिए। इसको लेकर चीन में लैक है, उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी कर प्रणाली लेकर चीन में लैक है। और भारत जीएसटी लाने के पीछे यही वजह थी कि भारत पहले से ही तैयारी कर रहा था कि हमें बेहतर विनिर्माण क्षेत्र बनाना है अपने को, और एक बेहतर जो है औद्योगिक केंद्र बनना है, उत्पादन का केंद्र बनना है। इसको लेकर हमें जो कर प्रणाली है वो इस तरह से अपनाना चाहिए, यानी जो बेहतर से बेहतरीन प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ न केवल घरेलू व्यापार करने को आसानी हो सके, लेकिन बाहरी निवेश भी हमारे यहाँ आकर्षित हो सके। ठीक है, तो योजना के ये फाइनल अंक था। इसमें हमने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लेकर जो बहुत सारी बातें गई हैं उनको बताने की, समझाने की कोशिश की गई है। इसको पढ़िएगा, इसका PDF आपको हैंडआउट के रूप में एक दिन बाद मिल ही जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आगे मिलेंगे योजना के अंक में, जो नया योजना रहेगा फरवरी माह का। ठीक है, चलिए, नमस्कार।